आज हम एक बेहद सेंसिटिव और चिलिंग इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में डाइव करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा की 25 साल की दीपिका नगर। इनकी अचानक हुई मौत ने पूरे सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम उन सारे फोरेंसिक एविडेंसेस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और क्लेम्स का एक डीप एनालिसिस करेंगे जो एक ऑर्डिनरी डेथ को एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल देते हैं। आज हम इस मासूम जिंदगी के उस डार्क एंड की सच्चाई को सामने लाएंगे जो सबसे छुपाई जा रही है। क्या एक हंसती खेलती जिंदगी का अंत इतनी खामोशी से हो सकता है? दीपिका नागर की संदिग्ध मौत के बाद उसके घर के सन्नाटे में कौन-कौन से राज दफन हो गए? आपको क्या लगता है, क्या ये एक हादसा था या उस मौत के पीछे किसी की रची हुई बहुत बड़ी साजिश थी? आज हम इस केस की परतों को उधेड़ेंगे। तो सबसे पहले उस लाइफ पर नजर डालते हैं जिसे इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। दीपिका के सपने और उसके इन लॉज की अनसैटिस्फेबल मांगें। इमेजिन कीजिए, 1 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो दीपिका के पिता संजय नागर ने अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग पर खर्च किया था। 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव में दीपिका की शादी हृतिक से हुई थी। एक पिता ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर ह्यूज कैश से लेकर स्कॉर्पियो कार तक सब कुछ दिया। किस लिए? सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी बेटी का फ्यूचर हमेशा सिक्योर और खुशहाल रहे। दीपिका अपने आप में एक हाईली एजुकेटेड, पॉजिटिव और ब्राइट यंग वुमन थी, लेकिन इस लैविश वेडिंग के बावजूद सिचुएशन बहुत जल्दी डार्क हो गई। इन लॉज का लालच कभी शांत नहीं हुआ। पति ऋतिक, ससुर मनोज और सास पूनम, इन सब की तरफ से कंटिन्यूस हैरेसमेंट शुरू हो गया। नई डिमांड क्या थी? 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर एसयूवी। और इस अनरीजनेबल ग्रीड के चक्कर में एक पढ़ी लिखी लड़की को हर रोज फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा। अब आते हैं उस फेटल टाइमलाइन पर। 17 मई के वो आखिरी 24 घंटे जब ये पूरी ट्रेजेडी अनफोल्ड हुई। इस टाइमलाइन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। दोपहर के वक्त दीपिका रोते हुए अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता शाम 7 बजे ससुराल जाते हैं ताकि सिचुएशन थोड़ी शांत हो सके। लेकिन रात 11 बजे दीपिका अपनी बहन सारिका को एक डेस्परेट मैसेज करती है कि उसे घुटन हो रही है। और ठीक 1.5 घंटे बाद रात 12:30 बजे इन लॉज का अचानक कॉल आता है कि दीपिका गिर गई है और उसे शारदा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये टाइमलाइन अपने आप में चिलिंग है। इस केस की गहराई में जो सच छिपा है वो चौंकाने वाला है। अगर आप दीपिका नागर के लिए न्याय की आवाज़ उठाने और ऐसे ही संवेदनशील मामलों की सच्ची रिपोर्टिंग देखने में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए अब उन ग्लैरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस को देखते हैं जिन्होंने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। फैमिली के आरोप और एक्यूज्ड के बदलते बयान। नोटिस कीजिए यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इन लॉस के स्टेटमेंट्स में सबसे बड़ा झूठ इनकी शिफ्टिंग एलिबाइज से पकड़ा जाता है। जब दीपिका के पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो ससुराल वालों ने पहले क्या क्लेम किया कि वो सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन जब इंजरीज का लेवल देखा गया जो एक सिंपल फॉल से मैच नहीं कर रहा था, उन्होंने तुरंत अपनी कहानी बदल दी। अब उनका कहना था कि वो तीसरी मंजिल की छत से कूद गईं या गिर गईं। आखिर सच्चाई को बार बार ट्विस्ट क्यों किया जा रहा था? पुलिस की इनिशियल थियरी कुछ भी रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सच छिपा था ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट में, जिसने इस इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ दिया। 141 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दीपिका की बॉडी पर टोटल 141 ब्रूटल इंजरी मार्क्स और कंट्यूजन्स पाए गए थे। दाहिनी जांघ पर बड़े निशान, चेहरे पर 12 सेंटीमीटर लंबा घाव। ये मल्टीपल सिवियर इंजरीज किसी एक्सीडेंटल फॉल की तरफ इशारा नहीं करती। ये एक कोल्ड ब्लडेड एक्सट्रीम फिजिकल असॉल्ट की तरफ इशारा करती हैं। एक ऑर्डिनरी फॉल में इतनी इंजरीज होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इस ब्रुटैलिटी को डीपली समझने के लिए हमें इस फॉरेंसिक टर्म को देखना होगा, ब्रेन हेमेटोमा। इसका सिंपल मतलब है दिमाग में खून का थक्का जमना, जो तभी होता है जब किसी हैवी ब्लंट फोर्स ऑब्जेक्ट से सिर पर जोर से वार किया गया हो। उसके लेफ्ट साइड ब्रेन में हेमरेज था और उसके साथ ही उसकी चेस्ट कैविटी में 1.5 लीटर खून जमा हुआ मिला। ये मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग साफ दिखाती है कि मौत से ठीक पहले। और अब आती है वो डिटेल जो उनकी 3 स्टोरी फॉल वाली थ्योरी की पूरी तरह धज्जियां उड़ा देती है। दीपिका का लिवर, स्प्लीन और राइट किडनी पूरी तरह रप्चर हो चुके थे, लेकिन और इस बात पर ध्यान दीजिए, उसकी बॉडी की एक भी हड्डी नहीं टूटी थी।
जीरो बोन फ्रैक्चर्स। फॉरेंसिक साइंस क्लियर कहती है कि तीसरी मंजिल से गिरने पर एक भी हड्डी का ना टूटना मेडिकली इम्पॉसिबल है। इसका सीधा सा मतलब है ये एक्सीडेंट था ही नहीं। अपनी बहन को इस दरिंदगी से खोने के बाद सरोका नगर का ये स्टेटमेंट सुनिए। मुझे उनका इनकाउंटर चाहिए। ये रॉ एगनी दिखाती है उस फैमिली की जिसका जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठ चुका है। उन्हें डर है कि लूप होल्स का फायदा उठाकर ये लोग आराम से बेल पर बाहर आ जाएंगे। ये एक हेल्पलेस परिवार की एक्सट्रीम डिमांड है उस मर्सिलेस टॉर्चर के खिलाफ जो उनकी बेटी के साथ हुआ। अगर हम इस केस को सिर्फ क्राइम फाइल से बाहर निकाल कर देखें तो ये सोसाइटी के बारे में कुछ बहुत डार्क रियलिटीज एक्सपोज करता है। सबसे ट्रैजिक टेकअवे यहाँ क्या है? दीपिका एजुकेटेड थीं, उसके पिता फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, पर एजुकेशन और वेल्थ भी उसे इस डीप रूटेड डाउरी कल्चर से नहीं बचा पाएं। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक अब्यूज के शुरुआती साइंस को इग्नोर करना कितना फेटल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, पावरफुल और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले रसूखदार लोग, जैसे इस केस में फादर इन लॉ का पास्ट, कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और जस्टिस की प्रोसेस को एगनाइजिंगली स्लो कर देते हैं। हम ऐसी बड़ी घटनाओं की पूरी सच्चाई आसान भाषा में बताते हैं आगे, और इसे मिस्टीरियस केस को देखने के लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें।